तो एग्रीमीटर में आप लोगों का स्वागत है। और आज के एग्रीमीटर में खास तौर से हम बात करने वाले हैं मक्के को लेकर के, और मक्के को लेकर के कई सारी नई अपडेट आई हैं, उसको लेकर के बातचीत करते हैं। दरअसल रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद मक्का के एक्सपोर्ट में हम देख रहे हैं कि गिरावट देखने को मिल रही है, और ये 5 साल के निचले स्तर पर आ गया है। इसके अलावा भाव में भी अगर हम देखें तो कोई खास मोमेंट देखने को नहीं मिल रही है, कोई खास तेज़ी आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और आगे चल करके मक्का की कीमतों का आउटलुक क्या रहेगा, इसका भाव अब यहाँ से घटेगा बढ़ेगा, घरेलू डिमांड कैसी रहेगी, इन तमाम सवालों पे बातचीत अब करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं OMGL रिफाइनरी लिमिटेड के एग्री एंड स्पेशलिटी ट्रेड के हेड जगदीप ग्रेवाल जी। और जगदीप जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका आज से अपना इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और थोड़ी माफ़ी भी चाहेंगे सर आपसे, थोड़ी सी बातचीत हम लोगों की एक्सटेंड हो गई जिसकी वजह से आपको वेट करना पड़ा। बाजार ऐसा था तो मुझे कहा कि वो बातचीत कंप्लीट कर लें, तो सॉरी सर आपके पास थोड़ा लेट आने के लिए। बिल्कुल जी, सर पहले के हिसाब से चलना चाहिए। जी सर, थैंक यू सर सपोर्ट करने के लिए। हमें पहली टिप्पणी सर आपसे जानना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं जो रिकॉर्ड उत्पादन देखने को मिला है मक्का के अंदर, उसके बावजूद एक्सपोर्ट घटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे मेन रीज़न आप क्या मान रहे हैं सर? इसके पीछे मेन रीजन वही है, डिमांड और सप्लाई जो हर किसी में रहते हैं। और उसमें से अगर विश्लेषण करें तो खास करके जो अपना इंडिया का मुद्दा है कार्बन एमिशन कम करने का, और एथेनॉल मैंडेट जो अपना 20% का जो है गैसोलीन में मिक्स करने का है, वो एक मेन मुद्दा है। लगभग 2 साल पहले तक इसकी डिमांड जो है एथेनॉल इंडस्ट्री की तरफ से लगभग नहीं बढ़ती, कुछ खास नहीं थी। ये अपना फीड इंडस्ट्री, पोल्ट्री फीड इंडस्ट्री ही जो है वो मेजर कंज्यूमर थी। आज भी क्वांटिटी वाइज देखा जाए तो पोल्ट्री फीड आज भी 1 नंबर पे है। लेकिन जिस स्पीड से 2 साल में एथेनॉल वाला जो है डिमांड बढ़ा है, उसके चलते अपना जो एक्सपोर्ट होता था वो लगभग नहीं के बराबर हो गया है। जो अपन मिलियन टन्स में बात करते थे कि एक्सपोर्ट 2 मिलियन टन से 4 मिलियन टन की रेंज रहती थी, वो अभी लाख टन में आ गई कि लास्ट ईयर लगभग 4.5 लाख टन 5 लाख टन ऐसा ही जो है ना एक्सपोर्ट का डेटा है। और इस साल भी वैसा ही रहेगा। और आगे आने वाले टाइम में जो है जिस हिसाब से एथेनॉल का प्रमोशन चल रहा है, डाइवर्जन जो पहले शुगर केन से, शुगर से, मोलासिस से, इन सबसे जो है एथेनॉल बनता था, उसकी जगह गवर्नमेंट का जो है कि रुझान है कि मक्का से जो है अपन उस चीज को करें। क्योंकि शुगर को अगर एथेनॉल में डाइवर्ट करते हैं तो शुगर एक बहुत एसेंशियल कमोडिटी है मक्का के निस्बत। उससे थोड़ा जो है ना कि ये कि कंज्यूमर की तरफ से या इन्फ्लेशन की तरफ से ज्यादा कंसर्न रहता है। तो ये जो डाइवर्जन है शुगर से और मक्का की तरफ एथेनॉल का, ये क्रिटिकल है। अब डिमांड जो पहले नहीं के बराबर थी, वो डिमांड लगभग जो है ना 3.5 मिलियन टन के आसपास की हो चुकी है। और आगे आने वाले टाइम में फोरकास्ट करें कि 10 मिलियन टन की डिमांड मात्र एथेनॉल से आएगी। तो जो एक्सपोर्ट अपन हाईएस्ट 4 मिलियन टन देखते थे, उसके सामने 10 मिलियन टन की अपने पास नई डिमांड है। तो इसमें ओपन एंड शट केस है कि एक्सपोर्ट के जो है अपने पास मुद्दे नहीं बचे हैं, अपन नेट नेट इंपोर्टर ही रहे। जी सर, अब यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि इस साल हम देख रहे हैं कि अगर अप्रैल मई की बात करें तो मंडी के अंदर हम देख रहे हैं कि आवक तो बढ़ती हुई दिखाई दी है, भाव भी जो है ज़्यादातर मंडियों में थोड़ा बहुत बढ़ा है। आप कैसे देख रहे हैं इसको, कि मतलब इसकी खास वजह क्या मान रहे हैं कि आवक भी बढ़ रही है, थोड़ा बहुत प्राइस मूवमेंट भी देखने को मिल रहा है, इसके बावजूद भी इसके पीछे क्या रीज़न है सर? देखिए, ये मक्के की जो है ना साइक्लिकल पैटर्न है। क्योंकि मक्का कहिए कि एक ही बार में आता है, मक्का गेहूं जैसे जो बड़ी कमोडिटी है। जिस टाइम अराइवल होता है ना, तो उस टाइम समंदर की तरह इसकी लहर उठती है, और उसके बाद जो है 2 महीने के अराइवल के बाद वापस से जो है ना ठंडी हो जाती है। तो ये जो रबी क्रॉप की अराइवल का टाइम होता है अपने यहाँ अप्रैल में, जून में लगभग जो है अराइवल सबड्यूड हो जाती है, अप्रैल में मेजर रहता है। तो उस अराइवल पे जो है ना भाव कहिए कि स्पीड से गिरते हैं, उसके बाद स्टेबल होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उठने लगते हैं। क्योंकि फार्मर जो है इस क्रॉप की होल्डिंग ज्यादा नहीं करता है बनिस्बत दूसरे क्रॉप्स के, क्योंकि इसके अंदर ये कहिए ना कि कीड़े लगने का, खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो फार्मर जो है जितनी जल्दी इसको निकालने के जो है ना फिराक में रहता है। और खास करके रबी क्रॉप्स, क्योंकि आगे बरसात आती है, तो बरसात में जो है इसको संभालना थोड़ा और मुश्किल होता है। तो अभी इस टाइम पे जो भाव है, ये कहिए कि जो सीजन लास्ट था उससे लगभग 10% अभी भी ऊपर है। तो इटसेल्फ इंडिकेट कर रहा है कि भाई जो है पीक अराइवल के टाइम पे भी लास्ट ईयर के भाव से 10% ऊपर है।
तो कहीं ना कहीं जो है ना डिमांड इसकी अच्छी है कि इतना सब कुछ अराइवल होने को, जबकि इस बार तो अपना प्रोडक्शन भी अच्छा है पिछले साल के बनिस्पत। तो भाव में सपोर्ट रहेगा और आने वाले टाइम में जो है ना भाव में और सपोर्ट मिलने की गुंजाइश है। जी। अगला सर प्रश्न यहाँ पर ये आता है कि अगर हम फ्यूचर की बात करें तो अभी आपको आउटलुक क्या दिखाई दे रहा है, खासतौर से डिमांड को लेकर के? फीड, स्टार्च और इथेनॉल इंडस्ट्री में किस तरह की डिमांड देखने को मिल रही है? जी, मक्का के साथ एक खास चीज क्या जुड़ी हुई है कि इसकी जो भी रिलेटेड इंडस्ट्री है ना वो ग्रोइंग इंडस्ट्री है। फीड की बात करें कि अपन पोल्ट्री की बात करें तो पोल्ट्री की डिमांड भी जो है ना इंडिया में कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। जो अपने ऊपर टैग था एक प्योर वेजिटेरियन का, आहिस्ता आहिस्ता लोगों में अवेयरनेस हो रही है, खास करके प्रोटीन रिच डाइट का तो जो है ना बोलबाला काफी है। तो उसके चलते उस इंडस्ट्री में भी डिमांड है। स्टार्च इंडस्ट्री भी जो है ग्रो कर रही है और नई इंडस्ट्री जो एथेनॉल बायोफ्यूल की है वो तो सबको जो है फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री लग रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये रॉ मटेरियल है ग्रोइंग इंडस्ट्रीज का, दैट मीन्स कि डिमांड इसकी जो है ना वो लगातार ग्रो होएगी। जो कि उसके सामने कंस्टेंट क्या आता है सप्लाई का। अपने यहाँ यील्ड की जो है ना पंगा रहेगा। हाँ, इसका एकरेज जरूर बढ़ेगा। अभी अपन देख रहे हैं पिछले सीजन से ही सोयाबीन को जो है रिप्लेस करना शुरू किया है मक्का ने मध्य प्रदेश में। इस बार भी जो है ऐसा लग रहा है कि सोयाबीन का कुछ एरिया जो है ना मक्का में जाएगा। तो एकरेज वाइज जरूर जो है इसका सप्लाई का बढ़ेगा, बट यील्ड का जो कंस्टेंट है ना उसके हिसाब से सप्लाई उस स्पीड से नहीं बढ़ पाएगी जिस हिसाब से अपनी डिमांड बढ़ेगी। तो उसके चलते लग रहा है कि मक्का को आने वाले टाइम में जो है ना कि अच्छे दाम जो है मिलेंगे और डिमांड बनी रहेगी। जी। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब प्राइसेस को लेकर के अगर आउटलुक की बात करें तो ये तो डिमांड को लेकर बात हो गई, अब प्राइसेस को आउटलुक क्या देख रहे हैं आगे चल करके, कि यहाँ से आप क्या देख रहे हैं? भाव बढ़ेगा, घटेगा, कि या फिर इसी के इर्द गिर्द रहेगा दायरे में? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इस पर? देखिए, अगर टाइम होराइजन के हिसाब से प्राइस की बात करें तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो अभी कहिए कि महीना डेढ़ महीना मार्केट जो है ना वो रेंज बाउंड या साइडवेज का लगता है, बट उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना भाव में बढ़ोतरी होगी। अगर कहें कि तो अभी जो 2200 के आसपास का अपन अभी रबी क्रॉप्स की अराइवल है गुलाब बाग, तो उस एरिया को ज्यादा वॉच करेंगे। जब खरीफ की अराइवल होगी दिवाली के आसपास तो अपन वापस निजामाबाद महाराष्ट्र साइड आएंगे उसको चेक करने, लेकिन अभी अपन रबी के हिसाब से चलते हैं। तो 2200 के आसपास का गुलाब बाग का जो मार्केट है ये एक बार के लिए मैं मानता हूं कि एक बार बॉटम आउट हो गया है। यहाँ पे थोड़ा टाइम लगू, महीना डेढ़ महीना मैक्सिमम जो है ना ट्रेड करेगा और वापस से जो है इसकी अपवर्ड रैली शुरू होगी। ब्याज भाड़ा प्लस डिमांड का जो प्रीमियम रहेगा उस हिसाब से लगता है कि वापस इस बार जो है भाव वापस अपने को 2600-2700 के तो देखने को मिल सकते हैं। उसके आगे जिस हिसाब की मार्केट सिचुएशन होगी आगे फोरकास्ट करेंगे, बट हाल फिलहाल एक बार के लिए मेरे मत से मार्केट बॉटम आउट हो गया है, थोड़ा टाइम साइडवेज रहेगा, फिर वापस 2600-2700 की वाव की तरफ बढ़ेगा। जी। चलिए सर, मक्के पर आपने काफ़ी डिटेल में बताया हमारे लोगों को, हमारे जो तमाम ट्रेडर भाई लोग दर्शक हैं उनको काफ़ी जो है इससे जो है आगे चल के मार्गदर्शन मिलेगा। अब लेकिन सर अभी अगर एग्री में ट्रेडिंग करनी हो तो आपकी टॉप ट्रेडिंग कॉल्स क्या होंगी, ये काफ़ी लोग जानना चाहते हैं आपसे अभी। देखिए, दो काउंटर में जो है मैं सजेस्ट करूंगा और दोनों में आज बाय की रिकमेंडेशन रहेगी। और दोनों में स्ट्रिक्टली मैं बता दूं कि शॉर्ट टर्म बाय है और स्टॉप लॉस जो है आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। खास करके गवार गम जो है अपना जुलाई वायदा अपने 9725 के लेवल पे बाय करेंगे, स्टॉप लॉस 9665। गवार गम ये एक टेक्निकल जो है शॉर्ट टर्म उछाले की रिकमेंडेशन है, इसमें स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है, कैरी करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ओवरऑल जो है इस कमोडिटी में दबाव है। ये एक शॉर्ट टर्म टेक्निकल कॉल है, इसमें टारगेट अपना 9865 के आसपास का रखेंगे। सामने कैस्टर जून वायदा जो है वो अपने बाय करेंगे 6365 के लेवल्स पे, 6445-50 के आसपास का अपना टारगेट रहेगा और 6325 का अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। जी।
चलिए, तो ये दो ट्रेडिंग कॉल निकल करके आई है, दोनों खरीदारी की सलाह है। पहली जो है कैस्टर सीड जून फ्यूचर पे खरीदारी करने की सलाह दी गई है। यहाँ पे 6365 इन लेवल्स के आसपास आप कैस्टर सीड खरीद सकते हैं। यहाँ पर ऊपर की तरफ 6445 6445 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह है। 6325 ये एक स्टॉप लॉस दिया गया है, इसको अवश्य फॉलो करें। दूसरी कमोडिटी जिस पर कि यहाँ पर आपको खरीदारी करने की सलाह दी गई वो है ग्वारगम। जुलाई फ्यूचर पर यहाँ पर प्लस करने की सलाह दी जा रही है। 9725 9725 के आसपास खरीदिए इसे। 9865 9865 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। और एक स्टॉप लॉस जो आपको फॉलो करना होगा वो 9665 का स्टॉप लॉस है, उसको अवश्य फॉलो करें। आपको बता दें कि जो है जगदीप जी की तरफ से टारगेट दिए गए हैं, उन्हीं की तरफ से ही ये स्टॉप लॉस भी दिए गए हैं। तो टारगेट का अगर आप लोग ध्यान रखते हैं तो स्टॉप लॉस का भी अवश्य ध्यान रखें, ये आपकी पूंजी को सुरक्षित रखता है। जगदीप जी, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? देखिए, जितनी भी बातचीत हुई और रिकमेंडेशन की, इसमें मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है और ना मैं कोई एडवाइजरी सर्विस करता हूं, तो मेरे कोई क्लाइंट्स की भी जो है इसमें पोजीशन नहीं है। प्योर इंफॉर्मेशन साझा करने से रिलेटेड।